Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving practice questions for higher mathematics. एक मिनट. Okay. So, this is our first question, that a function is analytic on a disk is necessarily constant if fd is contained in a जो हमारा एक फंक्शन है वो कब कांस्टेंट होगा, अगर वो किस चीज़ में होगा तो ठीक है. तो वी हैव टू अगेन एनालिसिस करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट एफ डी इज कंटेन इन अ डिस्क. अब डिस्क क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन बाउंडेड बाय अ सर्कल. ठीक है. डिस्क जो है हमारा दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन and it is a region bounded by a circle, and it doesn't necessarily imply that f is constant because f can map d to a different point within a disk. ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे जा सकता है. सो ये हमें नहीं बताता है कि ये आपका कांस्टेंट होगा, तो दिस इज फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है हाफ प्लेन. हाफ प्लेन इज अ रीजन बाउंडेड बाय. हाफ प्लेन क्या होता है? दिस इज बाउंडेड बाय अ लाइन. ये बाउंडेड होती है बाय अ लाइन. दिस डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट एफ इज कांस्टेंट बिकॉज हियर ऑल्सो एफ कैन मैप डी टू अ डिफरेंट पॉइंट्स विद इन अ हाफ प्लेन. है ना, हो सकता है. तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया. ठीक है. नाउ कम्स द सर्कल. नाउ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज एट अ equal distance from a center. FD is contained in a circle. It means that all points in D are mapped to a points on a circle. ठीक है. And we all know by maximum modulus principle. ठीक है. अगर आपका ये सर्कल है और कोई भी पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा? वो कांस्टेंट होता है. सो इट इज एम्प्लाइंग दैट एफ इज कांस्टेंट बिकॉज एन एनालिटिक फंक्शन दैट मैप्स टू अ सर्कल मस्ट बी अ कांस्टेंट. तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन है. और ये जो स्टेटमेंट थी किसकी थी? मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल. ठीक है. देन सी जो है, दिस इज एंटायर. सी का मतलब हो गया एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन विच डज नॉट इम्प्लाई कि वो कांस्टेंट है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. चलो नेक्स्ट करते हैं. नाउ ओके, सो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन का सेट दिया है. 0 1 ये बाउंड्री पॉइंट्स दिए हैं. एफ हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है? ई की पावर जेड. ठीक है. सो फर्स्ट हम सेट को समझते हैं. द सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद इन एंड ऑन द स्क्वायर. ठीक है. कुछ ऐसा सा आपका ये स्क्वायर बनेगा, जो ये 1 है, ये पाई है, और ये पाई और नहीं 1 एंड पाई. ठीक है. तो ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है. नाउ दिस स्क्वायर इज अलाइन विद द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस विद साइड्स. क्या साइड्स है इसकी? 1 एंड पाई लेंथ की. ठीक है. नाउ हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन क्या है? एफ जेड इक्वल्स टू ई की पावर जेड. ठीक है. नाउ यहाँ पे हम z को क्या लिखते हैं? x प्लस आयोटा y. तो e की पावर x प्लस आयोटा y. तो यहाँ से e की पावर x हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका cos y प्लस आयोटा साइन y. ठीक है. ये हम लिख सकते हैं. नाउ अब हमारा जो x है, x की जो रेंज है वो क्या है? 0 to 1.
और y की जो रेंज है वो क्या है 0 to पाई, है ना। x की रेंज है 0 to 1 और y की रेंज है 0 to पाई। चलो हम करते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो x जो रेंज कर रहा है वो 0 से वो दिस तक रेंज कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जब 0 होगा तो 1 आ जाएगा, e की पावर 1 कर दो तो e हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और जो हमारा ये वाला पार्ट है cos प्लस आयोटा दिस, ठीक है। अब इसमें हमारा जो रेंज है y की रेंज क्या है 0 to पाई, है ना। तो इसमें भी हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, मिनिमम आर्ग्यूमेंट। मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा पाई, है ना। मिनिमम हमारा ये आ जाएगा, मैक्सिमम हमारा पाई आ जाएगा। नाउ जो हमारा सेट है, ठीक है, तो हमारा सेट क्या बन रहा है, एक तरह से जो इसका मैग्नीट्यूड है वो बन रहा है यहाँ पे, और जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो बन रहा है ये, है ना। y आर्ग्यूमेंट है और x हमारा मैग्नीट्यूड है, तो ये चीज़ें बन रही है हमारी। तो 1 से लेके e तक पाई बाय, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज मैचिंग है, ठीक है। इन्होंने एक मैग्नीट्यूड निकाला और एक इन्होंने मतलब जो ऑप्शन दिया है एक मैग्नीट्यूड का दिया और एक आर्ग्यूमेंट का दिया, ठीक है। चलो दिस क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ इसमें हमें पता है लॉरेंट सीरीज निकलेगी और हमें 1/z का कोफिशिएंट निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो z4 लिख दो और अंदर आप 1/z, तो साइन की सीरीज़ क्या होती है, ये होती है x माइनस x³ 3 प्लस x5 फैक्टोरियल माइनस x7 इट गोज ऑन, ठीक है सर। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है 1 माइनस z³ 3 प्लस z5 फैक्टोरियल एंड दिस गोज ऑन। तो ये हमारा 1/z कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 1/z कोफिशिएंट आ गया 1/120, ये आपका 120 आ गया और इंटू 2 पाई आयोटा, तो ये 60, पाई आयोटा अपॉन 60 इज अ कोफिशिएंट ऑफ 1/z, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेशो टेस्ट निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है, दिस ये सुप्रीमम है, टेंस टू 0, ये सुप्रीमम आ जाएगा और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/r के, तो ये आएगा n+1 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n+1 रेज टू पावर n+1, ठीक है। ये आ जाएगा n की पावर फैक्टोरियल n की पावर n। तो इसको जब हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये n+1 n फैक्टोरियल आ गया, ये n+1 ये n, ये इसके नीचे n आ जाएगा और यहाँ पे n+1 हो जाएगा और यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ये सब कट के 1/e, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
जी बी अ रीजन एंड सपोज जो हमारे पास फंक्शन दिया है जी टू सी है इज एनालिटिक फॉर एन ग्रेटर देन 1. सपोज एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ फंक्शन एफ जी टू सी देन. ओके चलो अब हमारे पास जो गिवन कंडीशंस है वो क्या है. हमारे पास गिवन कंडीशंस है कि एफ एन इज एनालिटिक फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन 1 एंड एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ फंक्शन एफ. ठीक है. नाउ अब हम क्या करते हैं इम्प्लीकेशंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. तो ये क्या होता है यूनिफॉर्म convergence of a sequence of analytic function to a limit function implies that f is also analytic. F is also analytic. ठीक है. ये हमें पता है. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन to a limit function implies that f is also analytic. ठीक है. A very important result in a complex analysis. तो अब और इसी स्टेटमेंट को हम we will check in our options. ठीक है. तो हमें फर्स्ट देखते हैं f is continuous but not differentiable. ठीक है. तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल तो अपने आप ही है. एनालिटिक इटसेल्फ सेज एनालिटिक मीन्स डिफरेंशिएबल. ठीक है. नाउ सेकंड है कि f इज डिफरेंशिएबल बट नॉट एनालिटिक. ठीक है. तो जो सेकंड स्टेटमेंट है अगेन दैट इज अवर फॉल्स. व्हाई? बिकॉज इट इज़ इन क्वेश्चन इटसेल्फ वी हैव गिवन कि f जो है वो एनालिटिक है. तो ये तो हो ही नहीं सकता. देन थर्ड इज f डैश इज एनालिटिक. ठीक है. अब इस ये हमारा ट्रू है ऑब्वियसली. वाई सो? बिकॉज f being analytic implies that its derivative is also analytic. ठीक है. और लास्ट ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा कि कैसा हो ही नहीं सकता कि हमारा मतलब एफ एनालिटिक और एफ डैश ना हो. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट ही था हमारा क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ना इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. इस क्वेश्चन में तो बहुत इजी है. ये देखो यहाँ पे ना एफ ऑफ जेड आपको निकालना है. एफ ऑफ जेड. तो आप इन दोनों इक्वेशन से देख लो. यहाँ पे आपका z क्या है 1 माइनस 1/n. तो आपको कुछ नहीं करना है. बस यहाँ 2n की जगह ये वैल्यू पुट कर दो. नहीं सॉरी पहले तो इसको z की फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा आपका 1/n 1 माइनस z. n क्या आ जाएगा 1/1 माइनस z. अब बस ये पुट कर दो. ठीक है. तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस z 1 प्लस 1 माइनस z. तो
1 plus z and 2 minus z. C option is correct option. Now अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, एन एंटायर फंक्शन f विद इन दिस इज कांस्टेंट. अब इसको भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा, तो लेट अस एनालाइज. एन एंटायर फंक्शन f विद रियल पार्ट इज लेस देन टू इमेजिनरी पार्ट. एनालिटिक पार्ट सॉरी एंटायर क्या होता है? एंटायर फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है, वो एनालिटिक होगा हर जगह कॉम्प्लेक्स प्लेन में. नाउ कंडीशन विच इज गिवन टू अस, इट इज इम्प्लाइंग दैट रियल पार्ट ऑफ f इज लेस देन द imaginary part. Now for an entire function, if the real part and imaginary part are related in such a way, it suggests a strong constraint on the function's behavior. ठीक है, बाउंडेड हो जाएगा एक तरह से. ठीक है, तो हम इसको मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ठीक है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल एंड लाइवलीज थ्योरम, इन दोनों से व्हाट कैन वी सजेस्ट दैट दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन. हम क्या बता सकते हैं कि ये कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ फॉर सेकंड स्टेटमेंट, एनालिटिक फंक्शन है यहाँ पे, देयर एग्जिस्टिंग एन एनालिटिकल फंक्शन फ्रॉम अ यूनिट डिस्क इनटू दिस थिंग. ओके, नाउ यहाँ पे हम यूज करेंगे स्वार्ट्ज लेमा. ठीक है, स्वार्ट्ज लेमा हम यूज करेंगे. एंड व्हाट इज स्वार्ट्ज लेमा? स्वार्ट्ज लेमा इज स्टेटिंग दैट इफ f इज एनालिटिक एंड मैप्स द यूनिट डिस्क इनटू इटसेल्फ. ठीक है, यूनिट डिस्क यहाँ पे इटसेल्फ है. तो अगर आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है एंड इट इज मैपिंग फ्रॉम इट यूनिट डिस्क टू इटसेल्फ, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो मॉड ऑफ fz है वो आपका मॉड z से छोटा होगा for all z in unit disk. ठीक है, ये हमारे पास गिवन होगा. ओके, तो एक ये हमारे पास कंडीशन आ गई. और हमारे पास गिवन जो है वो ऑलरेडी गिवन है, f0 इक्वल्स टू 1/2 और f'0 3/4. तो ये दोनों कंडीशंस ओके. ठीक है, तो अब ये देखो लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 ही है आपके पास, है ना. तो ये कह रहा था कि इस z से छोटी हो जानी चाहिए, या तो इक्वल हो जानी चाहिए या फिर छोटी हो जानी चाहिए. अब ये जो हमारे पास f'0 है, ये हमारी लेस देन 1 होता है ना. तो ये दो कंडीशंस, एक ये वाली कंडीशंस और एक ये वाली कंडीशंस. ठीक है, तो f' देखो हमारा लेस देन 1 है ना, 0 ही है. और जो दूसरी कंडीशन हमारी वो भी सेटिस्फाई हो ही रही है. ठीक है, लेस देन 1 ही आ रही है ना ये भी. तो इट मीन्स कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कॉट. अब इसका रेजिड्यू निकालना है. अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं cos z अपॉन साइन z। ठीक है, तो z इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, और हमें पता है यहाँ पे तो पाई हो नहीं रहा है, मतलब सिंगुलरिटी आ रही है, तो हम क्या लिखते हैं इसको z cos, सॉरी z नहीं, z माइनस पाई, क्योंकि z माइनस पाई पे निकालना है ना, तो z माइनस पाई कॉस ऑफ z अपॉन साइन ऑफ z। अब हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे एल हॉपिटल, तो यह रहेगा z माइनस पाई, ये माइनस साइन z और प्लस कॉस ऑफ z, और नीचे कॉस ऑफ z। अब पाई यूज़ कर दो तो ये टर्म तो ज़ीरो आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन, तो ये 1 हो जाएगा। हाँ, तो रेजिड्यू 1 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।